आज हम हिंदी अनिवार्य में सृजन पुस्तक के गद्य भाग में संकलित निबंध जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले निबंधकार जैनेन्द्र कुमार के परिचय के बारे में जानेंगे। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक कथा साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। जैनेन्द्र कुमार को हिंदी के मनोवैज्ञानिक यानी मनोस्थितियों का वर्णन करने वाले, कथा साहित्य यानी कहानी साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है। मनोवैज्ञानिक कहानियां इनके द्वारा ही सबसे पहले लिखी गई है। उन्होंने हिंदी उपन्यास और कहानियों को नई दिशा दी। अपनी इस मनोवैज्ञानिक विचारधारा के माध्यम से उन्होंने हिंदी उपन्यास और हिंदी कहानी को एक नई दिशा दी। वे गंभीर चिंतक भी थे। गांधीवादी विचारों को उन्होंने गहराई से अपने आत्मसात किया। गांधीवादी विचारों को उन्होंने बड़ी गहराई से स्वीकार किया है। परख, अनाम, स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। रचनाओं के नाम में परख, अनाम, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध ये इनके उपन्यास हैं। इनके कहानी संग्रह है वातायन, एक रात, दो चिड़ियां, फांसी, नीलम देश की राजकन्या तथा पाजीब। उनके विचार प्रधान निबंध प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, कथा साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार तथा समय, हम उनकी बहुमुखी प्रतिभा के परिचायक हैं। ये इनके निबंध हैं। तो यहाँ पर हम रचनाओं में उपन्यास, कहानी और उनके निबंधों का नाम ध्यान रखेंगे। जीवन के प्रश्नों को सुलझाने में जैनेन्द्र की दृष्टि व्यापक रही है। व्यापक यानी फैली हुई। मुंशी प्रेमचंद ने उन्हें भारत का गोरकी कहकर महिमा मंडित किया है। भारत का गोरकी कहकर उनके महत्व को स्थापित किया है। यहाँ पर ये आपकी पाठ्य पुस्तक में जैनेन्द्र कुमार जी का परिचय दिया हुआ है। आपको जैनेन्द्र कुमार का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, रचनाओं के नाम, साहित्यिक विशेषता के आधार पर लगभग 80 से 100 शब्दों में तैयार करना है। अब आप आगे देखिए। प्रस्तुत निबंध बाजार दर्शन में बढ़ती उपभोक्तावादी परंपरा और बाजारवाद पर गहरा मंथन किया गया है। यहाँ पर निबंधकार जैनेन्द्र कुमार के द्वारा निबंध बाजार दर्शन संकलित है। इसमें लेखक ने बढ़ती हुई उपभोक्तावादी परंपरा और बाजार पर बड़ी गहराई से विचार विमर्श किया है। उनका मानना है कि बाजार हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। लेखक ने बताया है कि बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। यह विक्रेता और क्रेता, विक्रेता ने बेचने वाले, क्रेता ने खरीदने वाले, दोनों के मन में संतोष व तृप्ति के भाव जगाता है। बाजार की विशेषता क्या होती है कि एक तो वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और विक्रेता ने खरीदने वाले और बेचने वाले के मन में जो लेन देन का, उनके बीच जो लेन देन का भाव होता है उसमें संतोष का भाव होना चाहिए, संतुष्टि का भाव होना चाहिए। लेकिन उपभोक्तावादी परंपरा ने आज बाजार को अपनी आर्थिक संपन्नता के दंभ प्रदर्शन का साधन बना दिया है। लेकिन लेखक ने यहाँ बताया है कि आज इस उपभोग करने की जो परंपरा है वह बाजार में दिखावे की बन गई है। हम बिना किसी आवश्यकता के कारण ही बाजार से अनाप शनाप वस्तुएं खरीद लेते हैं।
यहाँ पर लेखक ने बताया है कि हमें कुछ वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है तो भी हम बाजार से दिखावे में आकर खरीद लेते हैं। इससे बाजार में कपट बढ़ता है। इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि बाजार में धोखाधड़ी बढ़ती है, कृत्रिम भाव बनता है, महंगाई बढ़ती है। आज ग्राहक और विक्रेता दोनों ही कपटपूर्ण व्यवहार से हमारे विनिमय और अर्थतंत्र को क्षति पहुंचा रहे हैं। आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह अर्थव्यवस्था के लिए घातक है। धन का दुरुपयोग व दंभ यानी घमंड या दिखावा हानिकारक है। बाजार हमारी संतुष्टि के लिए होता है, न कि असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या की वृद्धि के लिए। लेखक बाजार दर्शन निबंध के माध्यम से यह बताना चाहता है कि बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। बाजार एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति करना है, उसका शोषण करना नहीं। बाजार वस्तुओं का प्रदर्शन का स्थल नहीं होता है। तो ठीक है, हम देखते हैं निबंध बाजार दर्शन। एक बार की बात कहता हूँ। यहाँ पर लेखक ने जो अपने विचार हैं इस निबंध में विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से व्यक्त किए हैं। मित्र बाजार गए, कोई एक मामूली चीज लेने पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। वे बाजार तो एक छोटी सी वस्तु लेने के लिए गए, लेकिन जब लौटे तो उनके पास बहुत सारी वस्तुएं दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, यह क्या? बोले, यह जो साथ थी। उनका आशय था कि यह पत्नी की महिमा है और उसकी महिमा का मैं कायल हूँ। यहाँ पर लेखक ने अपने एक मित्र को कोई मामूली सामान लेने बाजार गए और लौटे तो उनके पास सामान के कई बंडल थे। लेखक को उन्होंने बताया कि बाजार जाने पर उनको इतना अधिक सामान पत्नी के कारण खरीदना पड़ा। लेखक कहते हैं कि उनके मित्र ने ज़्यादा सामान खरीदने की जिम्मेदारी अपनी पत्नी पर डाल दी। यह पत्नी की महिमा है और बताया कि उस महिमा का मैं कायल हूँ। और कहते हैं कि पत्नी की महिमा को तो वह भी मानता है, यानी पत्नी की बात को मानना पड़ता है। उस महिमा का मैं भी कायल हूँ। लेखक कहते हैं कि पत्नी की जो महिमा होती है उसको तो मैं भी मानता हूँ। आदि काल से इस विषय में पति से पत्नी को ही प्रमुखता प्रमाणित है। लेखक ने यहाँ पर बताया है कि काफ़ी प्राचीन समय से ही अधिक सामान खरीदने और जोड़ने में प्राचीन काल से ही पति की अपेक्षा पत्नी को अधिक प्रधानता दी गई है। और यह व्यक्तित्व का प्रश्न नहीं, स्त्रीत्व का प्रश्न है। यहाँ व्यक्तित्व नहीं, स्त्री का विधान है। अर्थात सामान जोड़ना पुरुषों का नहीं, स्त्रियों का स्वभाव होता है। माया न जोड़े तो क्या मैं जोड़ूं, फिर भी सच सच है। लेखक कहते हैं कि धन दौलत संपत्ति जोड़ना स्त्रियों का काम है, लेकिन फिर भी सच्चाई का बहाना बनाकर छिपाया नहीं जा सकता है। किसी भी सच्चाई को बहाना बनाकर छिपाया नहीं जा सकता है। सच तो सच है, वह यह कि इस बात में कि पत्नी की ओट ली जाती है। ओट यानी आड़। मूल में एक और तत्व को महिमा सविशेष है। वह तत्व है मनी बेग, अर्थात पैसे की गर्मी। यहाँ पर लेखक यह बताना चाहता है कि सच्चाई तो यह है कि पुरुष जो फिजूल खर्ची करते हैं उसके लिए पत्नी को जिम्मेदार बताकर उसके बहाने स्वयं को वह बचा तो लेता है, लेकिन खर्च करना और आवश्यकता से अधिक खर्च करना,
एक और बात पर निर्भर करता है, और वह बात है मनी बैग, अर्थात हमारा बटुआ और उसमें रखे हुए पैसे, पैसे की गर्मी या एनर्जी। पैसा और पैसे की क्रय शक्ति, अर्थात जितना धन होगा बाजार से उतनी ही ज़्यादा खरीदारी की जाएगी। तो यहाँ पर लेखक ने ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा पास में होना आवश्यक है, और ज़्यादा खरीदना और घर में चीज़ें इकट्ठा करना, यहाँ पर लेखक ने बताया कि स्त्रियों का स्वभाव माना जाता है, और पुरुष इसी का बहाना बनाकर फिजूल खर्ची करते हैं। तो आगे देखिए, पैसा पावर है पर उसके सबूत में आसपास, पैसा पावर है, पैसे में शक्ति होती है। यहाँ पर लेखक बताना चाहता है कि पैसा पावर है, अर्थात पैसे में क्रय की शक्ति होती है, पर उसके सबूत में आसपास माल टाल न जमा हो तो वह खाक पावर है। लेखक बताते हैं कि पैसे की शक्ति का प्रमाण उसके सामान को देखकर मिलता है, जो किसी व्यक्ति के पास जमा होता है। इसके बिना पैसे की ताकत को प्रमाणित नहीं किया जा सकता है। हमें किसी भी धन का जो पता है, पैसे को देखने के लिए बैंक हिसाब देखिए, माल असबाब यानी सामान, मकान कोठी तो अनदेखे भी दिखते हैं। पैसे की उस परचेसिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेखक ने बताया है कि धन, किसी व्यक्ति के पास यदि धन है तो धन का पता किसी के बैंक खाते में जमा राशि को देखकर किया जा सकता है, लेकिन सामान, मकान, कोठी, ये तो क्या होता है, बिना देखे ही दिखाई देते हैं। पैसे की उस परचेसिंग पावर में, अर्थात पैसे में जो क्रय शक्ति होती है, उसका उपयोग, उसका प्रयोग, अर्थात पैसे को खर्च करके सामान खरीदने से उसकी शक्ति का आनंद मिलता है। यानी पैसे की शक्ति का आनंद लेने के लिए खरीदारी करना जरूरी है। लेकिन लेखक आगे बताते हैं कि इस शक्ति का आनंद प्राप्त करने के लिए खरीदारी करना जरूरी नहीं है। लेकिन नहीं, यानी पैसे की शक्ति का आनंद लेने के लिए खरीदारी करना जरूरी नहीं है। लोग संयमी भी होते हैं। कुछ लोग कैसे होते हैं, अपने आप को बड़ा संयमी रखते हैं, अपने आप को बड़े नियंत्रण में रखते हैं। वे फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। जो संयमी लोग होते हैं, जो अपने आप को नियंत्रित करते हैं, उनके पास पैसा होने पर भी वे बेकार की चीज़ें नहीं खरीदते हैं। वे अनावश्यक चीज़ें खरीदकर इकट्ठा करना क्या मानते हैं, बेकार मानते हैं, फिजूल मानते हैं। वे पैसा बहाते नहीं हैं, वे अनावश्यक पैसा खर्च नहीं करते हैं। लेखक बताते हैं कि ऐसे लोग बड़े समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। बुद्धि और संयम पूर्वक वह पैसे को जोड़ते जाते हैं। ऐसे लोग बड़े समझदार होते हैं। वे अपना धन एकत्र करते रहते हैं और धन को जोड़ते रहते हैं। उसको खर्च करने में वे क्या करते हैं, संयम बरतते हैं। वह पैसे की पावर को इतना निश्चय समझते हैं कि इसके प्रयोग की परीक्षा की उन्हें दरकार यानी आवश्यकता नहीं। बस खुद पैसे के जुड़ा होने पर उनका मन गर्व से फूला रहता है। जो संयमी लोग होते हैं वे क्या करते हैं, अपना धन एकत्र करते हैं, जोड़ते रहते हैं। उनको खर्च करने में वे अपने आप को नियंत्रित रखते हैं। पैसे की
शक्ति की परीक्षा करने के लिए, उनके पास कितना पैसा है इस बात को जानने के लिए उनको खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको तो उसकी ताकत पर, उसकी शक्ति पर पहले से ही पूरा विश्वास होता है कि उनके पास पैसा है, और यह मानकर ही वे अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, प्रसन्न रहते हैं, गर्व की भावना में रहते हैं, गर्व से भरे रहते हैं, अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है। तो यहाँ पर लेखक ने बताया है कि लोग पैसे की शक्ति का प्रमाण अपने आसपास बहुत सा सामान और संपत्ति एकत्र करके देते हैं। और लेकिन जो कुछ लोग कैसे होते हैं, संयमी होते हैं, वे लोग पैसा खर्च नहीं करते, वे उसको जोड़ कर रखते हैं। मैंने कहा, यह कितना सामान ले आए। मित्र के सामने मनी बैग फैला दिया, कहा, यह देखिए सब उड़ गया, अब जो रेल टिकट के लिए भी बचा हो। लेखक ने एक बार अपने एक मित्र से पूछा कि यह कितना सामान लेकर आए हो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, उनके बैग में जितना रुपया होता है, उनके पर्स में जितना रुपया होता है, बाजार जाते हैं और उसे पूरा का पूरा खर्च करके आते हैं। मैंने तब माना कि पैसा होता है, सामान आता है। ऐसे लोगों को देखकर लेखक ने यह मान लिया कि जेब में यदि पैसा होता है तो सामान आता है। वह सामान जरूरत की तरफ देखकर नहीं आया, लेकिन इस तरह का जो सामान आता है वह आवश्यकता के अनुसार नहीं आता है, अपनी परचेजिंग पावर के अनुपात में आता है, अपने पैसा खर्च करने की शक्ति के अनुपात में आता है। लेकिन ठहरिए, इस सिलसिले में एक और महत्व का तत्व है। इस बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। उसका भी इस कर्तव्य में बहुत कुछ हाथ है। वह महत्व है बाजार। उसका भी इस तरह के कार्य में महत्वपूर्ण हाथ है, और वह है बाजार। मैंने कहा, यह इतना कुछ नाहक ले आए। मित्र बोले, कुछ न पूछो, बाजार है कि शैतान का जाल। ऐसा सजा सजा कर माल रखते हैं कि बेहया ही हो जो न फंसे। यहाँ पर लेखक ने बताया है कि कुछ लोग क्या होते हैं, अनाप शनाप खरीदते हैं, अनावश्यक चीज़ें खरीदते हैं, और इसका दोष वे किसे देते हैं, बाजार को देते हैं। इसके लिए लेखक ने भी कहा है कि इस फिजूल खर्ची के तत्व में एक महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, बाजार भी होता है, जो हमें आमंत्रित करता है। मैंने मन में कहा, ठीक, बाजार आमंत्रित करता है, आओ मुझे लूटो और लूटो। लेखक ने बताया कि बाजार में सजी हुई चीजें देखकर उन्हें खरीदने से वह बच नहीं सका और ढेर सारा सामान खरीद लाते हैं। लेखक भी इस बात से सहमत हुए कि बाजार क्रेता को बुलाता है। बाजार क्या होता है, खरीदने वाले व्यक्ति को आमंत्रित करता है, बुलाता है, आओ मुझे लूटो और लूटो। चीजें खरीदने के लिए निमंत्रण देता है। वह कहता है कि आकर मुझे लूट लो, खूब लूटो और सब भूल जाओ, और यहाँ आकर सब कुछ भुलाकर केवल मुझे देखो। मेरा रूप किसके लिए है, यानी मेरा सुंदर रूप तुम्हारे देखने के लिए ही बना है। मैं तुम्हारे लिए हूँ, और यदि मुझ में किसी चीज की जरूरत नहीं है तब भी मुझे देखने में कोई हानि नहीं है। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है। यदि कुछ लेना नहीं चाहते हो तो भी मेरी ओर देखने में कोई हर्ज नहीं है। अजी आओ, इस आमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं है। लेखक ने यहाँ पर बताया है
कि इस आमंत्रण में, इस बुलाने की एक विशेषता है कि इसमें आग्रह का भाव नहीं होता है। आग्रह तिरस्कार जगाता है। बाजार में जो निमंत्रण होता है उसमें एक विशेषता होती है कि इसमें आग्रह का भाव नहीं होता है। इसमें आग्रह में अपमान छिपा होता है ना। हमें ऐसा लगता है कि अरे ये वस्तु, फला वस्तु हमारे पास नहीं है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मौन होता है। लेखक ने बताया कि जो ऊंचे बाजार में ग्राहक को पुकार कर नहीं बुलाया जाता है, जितने भी बड़े बड़े शोरूम होते हैं वहां पर ग्राहकों को बुलाया नहीं जाता है। वहां पर क्या होता है, बाजार का आमंत्रण मौन होता है। मौन रूप से बाजार आकर्षित करता है, उससे चाह जगती है। वह उसको मौन ही आकर्षित करता है, बुलाता है। मौन बुलावा ग्राहक में इच्छा पैदा करती है। चाह मतलब अभाव। यदि इच्छा पैदा होती है तो उसे लगता है कि बाजार में क्या है, अनेक चीजें हैं, लेकिन वह वस्तु उसके पास नहीं है। चौक बाजार में खड़ा आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफी नहीं है, और चाहिए और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित और यहाँ कितना अतुलित है। चौक बाजार में खड़ा हुआ आदमी सोचता है कि उसके पास बहुत सी चीजें नहीं है, उसे और भी चीजों की आवश्यकता है। बाजार में अपार सामान, यानी बहुत सारा सामान भरा पड़ा है, किंतु उसके पास बहुत कम सामान है। उसको और अधिक सामान खरीदने की जरूरत है। बाजार का यह जो आकर्षण है उसको अपनी जेब खाली करने पर बाध्य करता है, विवश करता है। उसे लगने लगता है कि बाजार में कितना सारा है और उसके पास कितना कम है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। लेखक ने बताया कि जिस मनुष्य को अपनी आवश्यकता का ठीक ठाक से पता नहीं होता है कि उसे बाजार में से क्या लेना है, तो वह बाजार के आकर्षण और आमंत्रण से बच नहीं पाता है। विकल क्यों? पागल। वह बाजार के आमंत्रण से बच नहीं पाता है। उसके मन में चीजें खरीदने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हो जाती है और बाजार उसको व्याकुल ही नहीं, व्यग्र कर देता है, उसे पागल कर देता है ना, उसे बेकार बना देता है। उसे लगने लगता है कि उसके पास ये फला वस्तु नहीं है। असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना डाल सकता है। और बाजार में जो प्रदर्शित वस्तुएं होती है उनका आकर्षण इतना जबरदस्त होता है कि उस आकर्षण की, उसकी मनुष्य की जो सोच है उसको विकृत कर देता है, बिगाड़ देता है। वह उसके मन में, मनुष्य के मन में नई नई अनेक चीजों को पाने की लालसा पैदा कर देती है। जिसके घर में खूब सामान है उनके प्रति उनके मन में जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना पैदा कर देती, ईर्ष्या से घायल कर देती है, जलन की भावना पैदा कर देती है। इस प्रकार बाजार का जो आकर्षण है वह मनुष्य को असंतुलित करके उसमें असंयम जगाता है और उसको हमेशा के लिए बेकार बना देता है। एक मित्र की बात है, यह दोपहर के पहले गए और बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा कहाँ से? एक और मित्र की बात है, यह दोपहर से पहले गए, बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ आए। मैंने पूछा कहाँ रहे? बोले बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को क्या देखते रहे? क्यों बाजार? तब मैंने कहा लाए कुछ नहीं। बोले हाँ,
पर समझ न आता था कि न लूँ तो क्या, सभी कुछ लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब सब कुछ छोड़ देना, पर कुछ नहीं छोड़ना चाहता था। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।